नमस्कार। 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी खबर पर रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज 2 अक्टूबर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। सहिष्णुता अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए ये शोध और उत्सुकता का कारण बना हुआ है कि क्या केवल सत्य अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर आज़ादी पाई जा सकती है, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के पक्षधर थे। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज का आह्वान किया था। आज बापू के स्वदेशी सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। मैं इस अवसर पर उन्हें नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है कि क्या केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है, लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के भी पक्षधर थे। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज का आह्वान किया था। अनेक बड़े ऐसे जन आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व दिया था जिसने विदेशी हुकूमत की जड़ों को हिलाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बापू के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास कर रहा है।
उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो हमारा अभियान है वो सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी अब केवल खादी तक नहीं है, बल्कि स्वदेशी भारत के अंदर भारत की दिनचर्या का पार्ट बन गया है। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, छिप से शिप तक कि हमारी यह यात्रा आज भारत के स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने की गारंटी दे रहा है। स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के और मेक इन इंडिया के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार अभी 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसको हमने वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़े अभियान को हाथों में लिया है और उसका 30वां संस्करण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से संपन्न हुआ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर पर रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि बीजेपी सरकार आंदोलनकारियों के सपने को साकार कर रही है। पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के 20 सालों में ये संख्या जहां 15,000 के आसपास भी थी, लेकिन इन 4 सालों का आप अगर खाका उठाकर देखेंगे तो ये 25,000 के आंकड़े को पार कर गया है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना ने हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने की और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाने की चिंता भी हमारे बलिदानियों की थी। हमारी सरकार देवभूमि की डेमोग्राफी को बनाए रखने के लिए पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, एक सख्त एक दंगारोधी कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे कुकृतियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई की है। आपने देखा होगा लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में अपना हरा, नीला, पीला कपड़ा डालकर हमारी बेकीमती जमीनों को लगातार उन पर कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ, इस अतिक्रमण के खिलाफ, इस अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की और अभी तक 9,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। यही नहीं, हमने करीब 550 के करीब अवैध रूप से बनी हुई मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए एक सख्त दंगारोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित की है। इसके अलावा हाल ही में हमारी सरकार ने एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिसमें हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। अन्यथा 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक मदरसों को भी बंद करवाया है। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुरूप
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, धर्म की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए ऐसे धार्मिक लोग जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके धर्म के मार्ग पर अवरोध बनने का काम करने वाले ऐसे पाखंडी जो छद्म वेश धारण करके तमाम लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं, पहले के समय में भ्रष्टाचार के मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खाना पूर्ति की जाती थी और भ्रष्टाचार के बारे में एक ऐसी धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाता है। हमने ये धारणा भी बदलने का काम किया है। अब छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हैं, कोई भी अगर अब भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, अपने कर्तव्यों में निर्वहन करने में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों की कार्रवाई की हमने और प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं यहां के निवासियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ जब उस समय की तानाशाही सपा सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया जा रहा था और उस समय यहां के स्थानीय निवासियों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़कर आंदोलनकारियों को संरक्षण देने का काम किया था, उनकी मदद की थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हमारा ये संकल्प पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। हर कीमत पर उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए हमारा संकल्प और हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इसी के साथ यहां पर कुछ घोषणाएं मैं आज के अवसर पर करना चाहता हूं, जैसे कि रामपुर तिराहा शहीद स्थल का रीडेवलपमेंट एक मास्टर प्लान यहां का बनाया जाएगा, उसके लिए उत्तराखंड सरकार काम करेगी। संग्रहालय की भव्यता प्रदान करने हेतु यहां पर काम होगा। स्मारक पर एक कैंटीन बने, इसके लिए भी हमारा संस्कृति विभाग इसके लिए काम करेगा। उत्तराखंड की जो सरकारी बसें हैं वो यहां पर रुकें, इसको आकर देखें और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो उनके स्मरण में आए कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा पर कितना बड़ा गोलीकांड हुआ, किस प्रकार से लोगों ने अपनी शहादत दी, किस प्रकार से अपना बलिदान दिया, कितना संघर्ष उन्होंने किया। भाइयों बहनों, इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से रामपुर तिराहा गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को नमन करता हूं और आज विजयदशमी का पर्व भी है। मैं आप सभी को विजयदशमी पर्व की भी बधाई देता हूं। साथ ही आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। उत्तराखंड में चंपावत के कई इलाकों में सड़कों का हाल बेहाल है और उसी सड़क से लोग आवाजाही करते हैं। कुछ इलाकों की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन कोई न कोई सड़क पर गिरकर घायल होता है। स्थानीय लोग कई वर्षों से सड़क डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आदर्श चंपावत जिले की ग्रामीण सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुके हैं, पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ये ग्रामीण सड़कें दुर्घटना को दावत देती नजर आ रही हैं। ग्रामीण व वाहन चालक तो जान हथेली में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं।
लोहाघाट विधानसभा के चौमेल रेगड़ू मोटर मार्ग की तस्वीरें आपके सामने हैं। चौमेल क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह बिष्ट ने बताया कि इस मोटर मार्ग से डामर पूरी तरह उखड़ चुका है। आए दिन सड़क में दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों के वाहनों को कई नुकसान इस सड़क में चलने से पहुंच रहा है। जो चौमेल रेगड़ू की सड़क है, ये लगभग आज से 6-7 साल पहले बनी हुई है, लेकिन तब से लेकर अभी तक इसमें कोई भी डामरीकरण का कार्य अभी तक नहीं हुआ है और ना ही कोई पेच वर्क हुआ। आप पूरी रोड की हालत देख सकते हैं। ये चौमेल वल्स वाली रोड से होते हुए लिंक है जो रेगड़ू को जोड़ती है। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक जगह भी आपको रोड की सही स्थिति दिखेगी तो आप मौके पे आकर देख सकते हैं। वहाँ पर एक जगह भी आप अगर रोड को सही हालत में कई जगह तो ना कम से कम 90% रोड जो डामर है वो रोड में है ही नहीं, खाली छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ हिस्सों में रहा है कई जगहों पे। और कई जगहों पे ऐसा है कि पूरी नालियाँ बन गई हैं, बनी हुई दीवारें पिछले साल की आपदा के दौरान भी जो दीवारें टूटी हुई थी वो अभी भी जैसी की तैसी ही हैं और उन पे अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय बिष्ट ने बताया, कई बार लोक निर्माण विभाग लोहाघाट को सड़क की बदहाली से अवगत कराकर डामरीकरण की मांग की गई, पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। अजय बिष्ट ने कहा कि आज से 6 से 7 साल पहले जब सड़क का निर्माण हुआ था तब इसमें डामरीकरण का कार्य किया गया था। सड़क की नालियां पूरी तरह बंद हैं, कॉजवे टूट चुके हैं। उन्होंने इसे विभागीय व प्रशासनिक लापरवाही बताया है। अजय बिष्ट ने कहा, अगर सड़क में कोई भी दुर्घटना या नुकसान होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग लोहाघाट की होगी। जो उसमें एक जगह ऐसा है जहाँ पे कॉज बना हुआ है चढ़ाई पे, उसमें जो है बड़ी लोडेड गाड़ियाँ आने में दिक्कत कर रही हैं। उनकी गाड़ियों का एक्सल टूटने का खतरा बना हुआ है। और जो दो लोग बैठ के आ रहे हैं उसमें से उनने एक आदमी को कॉच के पीछे उतारना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं जो मुख्य मेन जो डामरीकरण पक्की सड़क है उस रोड की ऐसी हालत बनी हुई है। ये लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के अधीन है। मैं माननीय लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से कहना चाहूँगा कि एक बार आप उस रोड का स्वयं विजिट करिए और आप उस रोड की हालत देखिए, आपको तभी ये चीज़ मालूम होगा, क्योंकि बहुत ही बेकार स्थिति में है। कॉज के नीचे से आप पत्थर दिखे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉज में जो सीमेंट पड़ा हुआ था उसमें नीचे से पूरे के पूरे पत्थर दिख रहे हैं। उसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है और दुर्घटना होने की खतरा पूरा है और जल्द से जल्द उसमें कार्य किया जाना चाहिए डामरीकरण के लिए। स्थानीय लोग शासन, प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से जल्द सड़क में सुधारीकरण कर डामरीकरण की मांग कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि चौमेल क्षेत्र की अधिकतर सड़कें बदहाल हालत में पड़ी हुई हैं, पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लगता है शासन और प्रशासन और विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत से सामने आई है, जहां ग्रामीणों को कई समय से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो सड़क है उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। कई बार प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। डामरीकरण की मांग लगातार ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़क है वो जर्जर हालत में है। पूरी सड़क से डामर उखड़ कर बह चुका है, लेकिन फिर भी शासन की तरफ से कोई भी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। लगातार वर्षों से ग्रामीण इसके डामरीकरण की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई इस सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार इस सड़क में हादसे भी हो चुके हैं, दोपहिया वाहनों से कई हादसे हो चुके हैं। लोग जान हथेली में डालकर इस रास्ते से सफ़र करने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो अपनी नौकरी को जाने के लिए मजबूर हैं। कई बार प्रशासन से इसके लिए मांग भी की गई है कि सड़क का डामरीकरण किया जाए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कई वर्षों से ये सड़क की हालत ऐसी बनी हुई है। उत्तराखंड के चंपावत के कई इलाकों में सड़कों का हाल बेहाल है और सड़क में आवाजाही करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। और बारिश के मौसम में तो ये सड़क और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। आए दिन इसमें लोग चोटिल होते हैं, हादसे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ कई सारे लोगों ने इसको लेकर मांग भी की है, प्रशासन के सामने भी इस मामले को लेकर गए हैं, लेकिन फिर भी कोई भी अधिकारी या फिर शासन प्रशासन की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। लगातार ग्रामीणों की तरफ से वर्षों से
डामरीकरण की मांग की जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी, प्रशासन, सरकार की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क की हालत बेहद ज़्यादा खराब है, जिसमें चलने को लोग मजबूर हैं, अपनी यात्रा करने को मजबूर हैं। आए दिन इसमें दुर्घटनाएं होती हैं, लोग चोटिल होते हैं, उनकी गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़क की हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। सड़क से सारा जो डामर है वो बह चुका है और फिर भी कोई भी अधिकारी की तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों की तरफ से लगातार आवाजें उठाई जा रही हैं, डामरीकरण की मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी के साथ हमारे साथ अजय सिंह जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। जी, धन्यवाद आपका। जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला हमने टीवी पर दिखाया, स्क्रीन पर दिखाया, ताकि शासन प्रशासन की आंखें खुलें, और वर्षों से आपकी तरफ से मांग भी की जा रही है इसको डामरीकरण करने के लिए, तो ऐसे में जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ आपको वजह बताते हैं कि काम क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, ऐसा है कि हमने पिछले बार भी ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से लगभग 1 साल पहले इस आवाज को उठाया था। तो विभाग की तरफ से जो विभाग की जिम्मेदारी बनती है, तो उनने उस घटना का संज्ञान लेना चाहिए था कि न्यूज में ये चीज आई है, तो उनने खुद देखना चाहिए था वो चीज जी। लेकिन उसके बावजूद भी उनने इस चीज को कोई तवज्जो नहीं दी और कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी रोड की हालत और खराब होती गई। जी बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो सड़क है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, कई सारे हादसे भी होते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में आप जब जो जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाते हैं, कोई ग्राम में जो ग्राम प्रधान है उसके पास जाते हैं, इस सड़क को लेकर उनको अवगत कराते हैं, तो वो क्या कुछ कहते हैं? आगे वो इस बात को पहुँचाते हैं या फिर अपने तक ही इसको रखते हैं और बिल्कुल मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है? जी, मेरा ये जो मानना है ये अपने तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है उस चीज में। कई बार फोन के माध्यम से भी सूचना करके भी विभाग को कहा जाता है कि ये रोड बहुत ही खराब स्थिति में है, उसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किए जाते, स्पॉट पे आके स्थलीय निरीक्षण नहीं किया जाता है। जी, मतलब कि इस सड़क का एक भी बार जो निरीक्षण है वो नहीं किया गया है। और ये सड़क की हालत कितने समय से ऐसी बनी हुई है? क्योंकि ऐसा सामने आ रहा है कि वर्षों से ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि डामरीकरण किया जाए। ऐसे में कितने टाइम पहले ये सड़क बनी थी? जी, लगभग 8-10 साल पहले सड़क बनी हुई है। उसके बाद इसमें कोई न डामरीकरण का कार्य हुआ है, न कोई पेच वर्क हुआ है, और जो इसमें जो कॉज है वो पूरे रोकड़ के रूप में तब्दील हो चुका है। उसमें साफ साफ दिख भी रहा है वीडियो के माध्यम से, और नालियां पूरी तरह बंद हैं। जी बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके से आपने इस मुद्दे को उठाया है और हमारे पास भी तस्वीरें आई हैं, हमने टीवी स्क्रीन से दिखाने की कोशिश की है। शायद अब जो शासन प्रशासन की है आंखें खुले, जनप्रतिनिधियों की आंखें खुले और वो इस सड़क पर काम करें। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।